वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ मुगल सल्तनत के एक ऐतिहासिक, बेहतरीन और आलिशान शहर जिसे बादशाह अकबर ने बसाया था और इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, मैं इस समय हूँ फतेहपुर सीकरी, आगरा में। फतेह का अर्थ होता है जीत यानी विक्ट्री और सीकरी का अर्थ होता है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना। और इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो चलिए आपको इसको डिटेल में अंदर से दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो पीढ़ियों तक चले और ये खूबसूरत शहर 1571 में बनकर तैयार हुआ, जिसे अब लगभग 500 साल पूरे हो गए हैं। ये शहर 1571 से 1585 तक 15 सालों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और इसे उस समय की फर्स्ट प्लान सिटी भी माना जाता है। इस शहर में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुगल कला की अनूठी शैली को दिखाती हैं और इन सब के बावजूद ये शहर ज़्यादा समय के लिए राजधानी नहीं रह पाया। और इसका मुख्य कारण एक तो पानी की आपूर्ति की कमी और कुछ के मुताबिक कुछ राजनीतिक कारण थे। ये सुनसान शहर आज भी बहुत खूबसूरत दिखता है और जिसकी खूबसूरती हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है बुलंद दरवाज़ा, इसे हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। बुलंद दरवाज़ा ये शहर का मेन एंट्रेंस गेट है और बहुत ही फेमस है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इसकी हाइट लगभग 54 मीटर है और इसे अकबर ने 1601 में गुजरात विजय के दौरान बनाया था और इसे बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा। ये दरवाज़ा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसमें वाइट मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई देता है। बुलंद दरवाजे पर बने पारसी शिलालेख और बाइबिल की पंक्तियां अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाती हैं। दरवाजे के अंदर जाने से पहले आपको शूज उतारने होते हैं, वो यहाँ लॉकर रूम में जमा हो जाते हैं, जो कि बाद में आप लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस दरवाजे में पुराने जमाने के आबनूस से बने विशाल किवाड़ एज इट इज लगे हुए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी घोड़े की नाल देख सकते हैं। ये शेख सलीम की मान्यता पूरी होने पर लोगों द्वारा एज ए ग्रैटिट्यूड लगाई गई है। और ये मेरे लेफ्ट साइड में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जिसे अकबर ने बनवाया था और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और यहाँ पर ये गैलरी है और यहाँ पर लगभग 83 कमरे हैं और यहाँ पर जो भी छात्र पढ़ने आते थे वो इन्हीं कमरों में रहते थे, फ्री में रहते थे, खाते थे। और इसकी दूसरी तरफ इनका मदरसा है जहाँ पर वो सब पढ़ते थे और वहाँ पर उन्हें अरेबिक और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। बादशाह अकबर सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए वो दोनों भाषाओं को पढ़ाते थे। और वो मदरसा भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर सलीम चिश्ती के परिवार वालों को दफनाया गया है। बाहर की तरफ पुरुषों की कब्र है और अंदर की तरफ महिलाओं की कब्र है और महिलाओं की कब्र के चारों ओर
पर्दा किया गया है, दीवार का पर्दा किया गया है। और वहीं उनके ऊपर आपको सिलबट्टा बना दिखेगा, जो कि ये दिखाता है कि ये महिला की कब्र है। वहीं पुरुषों की कब्र के ऊपर आपको 1 नंबर यानी 1 लिखा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये एक टनल है जो कि लगभग 40 किलोमीटर लंबी है और आगरा फोर्ट तक जाती है। आप सभी ने अकबर के बेटे सलीम और अनारकली की लव स्टोरी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि अकबर के बेटे सलीम को महल की एक कनीज यानी दासी से मोहब्बत हो गई और अकबर नहीं चाहते थे कि एक कनीज उनके बेटे की बीवी और हिंदुस्तान की मलिका बने। तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए तो उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया, लेकिन असलियत में टनल के जरिए अनारकली को यहाँ से बाहर भेज दिया गया। और बाकी डिटेल्स के लिए आप मुगले आजम देख सकते हैं, ऑल टाइम फेवरेट मूवी। और अब हम चलते हैं हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगने आता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। जैसे बादशाह अकबर को अपने सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था और उनके कोई संतान नहीं थी, तो वे नंगे पांव आगरा से सीकरी तक चलकर शेख सलीम चिश्ती के घर आए और उनसे एक बेटे के लिए दुआ करने के लिए कहा। चिश्ती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 3 बेटे होंगे। और उसके बाद उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई से उन्हें पहला बेटा हुआ और अकबर ने सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जिसका बाद में नाम जहांगीर हुआ। पहले ये मकबरा रेड सैंडस्टोन से बना था और बाद में इसे सुंदर व्हाइट मार्बल से बना दिया गया। अच्छा, यहाँ पर यह मान्यता है कि इस मज़ार पर जो भी चादर चढ़ाता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ खिड़कियों पर विश पूरी करने के लिए धागा बांधने का भी रिवाज है, तो मैंने भी यहाँ धागा बांधा। दरगाह के पीछे यहाँ ये शाही जामा मस्जिद है जहाँ अकबर नमाज पढ़ते थे और आज भी यहाँ 5 टाइम की नमाज होती है। और इसके ठीक सामने ये बुलंद दरवाज़ा है जहाँ से अकबर अंदर आया करते थे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है हिरन मीनार। अकबर का एक प्रिय हाथी था जिसका नाम हिरन था, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागता था, इसलिए अकबर ने उसका नाम हिरन रखा था। और जब उनके इस प्रिय हाथी की मृत्यु हुई तो अकबर ने यहाँ जहाँ उसे दफनाया गया था एक मीनार बनवाई और जिसे हिरन मीनार के नाम से जानते हैं। और अब हम बुलंद दरवाजे से निकलकर इसकी दूसरी तरफ चलते हैं और आपको एक और खूबसूरत शहर दिखाते हैं। और ये है दीवाने आम। ये वो जगह है जहाँ अकबर आम लोगों के साथ खास और बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग जगह होती थी। यहाँ पर आम आदमी अपनी समस्याओं, फरियाद को राजा के सामने रखते थे और राजा उनका फैसला करते थे। ये आजकल की कोर्ट की तरह होती थी। और यहाँ पर बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट होता था। कारपेट बिछे होते थे, तख्त पड़े होते थे। जो बड़े लोग होते थे वो ऊपर बैठते थे। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ अकबर अपनी तीनों बेगमों के साथ बैठकर फैसला करते थे। और जो भी दोषी होता था उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलाकर मौत की सज़ा दी जाती थी। बचपन में जब भी मैं दीवाने आम के बारे में पढ़ती थी, अक्सर सोचती थी कि ये कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा। और आज यहाँ असलियत में आकर ये सब फील कर पा रही हूँ। और यहाँ पर अकबर तुला दान करते थे। शेख सलीम की दुआओं के कारण अकबर के जब बेटा पैदा हुआ तो यहाँ पर अकबर ने अपने वज़न के बराबर सोना चांदी तुलवाकर गरीबों में दान किया था।
और इसे तुलादान कहते हैं, और इसे वो हर साल किया करते थे। इससे एक तो वो लोगों के करीब आते थे और दूसरा गरीबों की मदद भी हो जाती थी। और अब आप जो इमारत देख रहे हैं ये यहाँ की बहुत ही फेमस इमारत है और इसे कहते हैं दीवाने खास। यहाँ पर अकबर अपने नवरत्नों से सलाह लेते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने सिंहासन संभाला था, और इसलिए वो अपने सभी नवरत्नों से सलाह मशवरा लेते थे। जो बाहर से ये आपको 2 मंजिल की दिखाई देती है, लेकिन अंदर से ये 1 मंजिला ही है। तो अब हम इसके अंदर आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बादशाह अपने नवरत्नों से मशवरा लेते थे। तो अकबर सेंटर में बैठा करते थे, और जो भी ऊपर आप बालकनी देख रहे हैं वहाँ पर उनके नवरत्न बैठा करते थे, जो कि थे अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम, अज़ियाउद्दीन और मानसिंह। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। आप सेंट्रल में ये जो पिलर देख रहे हैं ये कोई आम पिलर नहीं है, ये बहुत ही खास है। और आपको बता दें कि अकबर सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने 1582 में दीन इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया, जो कि अकबर के बिलीव्स का एक निचोड़ था। हालांकि इस धर्म के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं रहे, और इस पिलर में 7 अलग अलग धर्मों को दिखाया गया है। सबसे ऊपर पे है ये जैन धर्म का डिज़ाइन, और फिर ये जिगजैग लाइन जो देख रहे हैं ये ईरानी है। उसके बाद ये बड़े आर्क जो दिख रहे हैं ये मुस्लिम डिज़ाइन को दिखाते हैं, और ये इसके नीचे जो छोटे आर्क हैं ये क्रिश्चियन डिज़ाइन को दिखाते हैं, और इसके बाद जो ये खडग है ये सिखिज़म को दिखाती है, और उसके नीचे ये जो लोटस है ये हिंदुज़म को दिखाते हैं, और सबसे नीचे जो क्राउन ऑफ बुद्धा है ये बौद्धिज़्म को दिखाता है ना। कितना अमेजिंग पिलर ये। और अब हम दीवाने खास से हम चलते हैं खजाना महल की तरफ। यहाँ पर बादशाह अकबर अपनी बेगमों के साथ हाइड एंड सीक खेलते थे, और यहाँ उनके खजाने भी रखे जाते थे। यहाँ पर ऐसे 24 बॉक्स बनाए गए थे जिसमें अकबर अपना खजाना रखते थे, और ये दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। खजाना महल के बाद ये है ज्योतिषाचार्य की बैठक। यहाँ पर अकबर के ज्योतिषाचार्य बैठा करते थे, जिनसे वो परामर्श लेते थे, और उनका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये क्रोकोडाइल और एलिफेंट दोनों को मिलाकर डिज़ाइन किया गया है ना खूबसूरत। और ये है 25सी कोर्ट। यहाँ पर अकबर बैठा करते थे, और ये फर्श पर 25सी बोर्ड बना हुआ है, जिससे राजा अपनी रानियों के साथ खेला करते थे। और ये शतरंज की तरह ये गेम होता है, और इसमें मोहरों की जगह दासियाँ खड़ी होती थी, और वो अपनी चाल आने पर डांस करके जाती थी। और ये मेरे पीछे जो है ये पूरा अकबर के टाइम का मदरसा है, जहाँ बच्चे पढ़ते थे, कि वो चाहे दरबारियों के हों चाहे आम लोगों के हों, सब एक साथ एक ही जगह पढ़ते थे। यहाँ पर राजा के, वज़ीर के, दरबारियों के, सभी के बच्चे पढ़ा करते थे, और उन्हें पढ़ाते थे अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मेरे पीछे पंच महल है, आप देख सकते हैं 5 मंजिल की है, और ये प्रॉपर वेंटिलेशन आता है इसमें। देखने में ये ताश के पत्तों की तरह दिखाई देता है। ये 5 मंजिला इमारत है, जो कि लगभग 176 पिलर्स पे टिकी है। सबसे नीचे 84, फिर 56, फिर 20, फिर 12, और फिर लास्ट में सबसे ऊपर 4। इस महल को हवा खाने के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ आराम करते थे। यहाँ जोधाबाई करवा चौथ का चांद देखती थी, तो रुकैया बेगम ईद का चांद।
और इसके सामने काफ़ी खुशबूदार पेड़ लगाए जाते थे जिसकी खुशबू पूरे महल को महका देती थी। और ये है अनूप तालाब। ये अकबर के ख्वाबगाह यानी उनके रूम के सामने बना हुआ है और कहा जाता है कि इसमें गुलाब जल भरा जाता था। और इस जगह को 4 चमन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सेंटर में जाने के 4 रास्ते हैं। और इसके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर तानसेन अपनी संगीत की महफिल जमाया करते थे और सीढ़ियों पर लोग बैठा करते थे, सुनते थे और ऊपर पे बादशाह अपनी बेगमों के साथ सुनते थे। और यहाँ पर ही तानसेन और बैजू बावरा का गायकी का ऐतिहासिक मुकाबला हुआ था। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। कहानी कुछ यूँ है कि तानसेन को अपनी गायकी पर बहुत घमंड था और उन्होंने ये ऐलान करा दिया था कि जो भी उनकी गायकी के बराबर ना गा सके वो आगरा की सीमा में नहीं गाएगा और अगर गाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। और तभी बैजू बावरा जो कि उनसे बहुत ही छोटे थे महल में आते हैं, गाते हैं और उनके सामने भी एक मुकाबला किया जाता है बैजू बावरा और तानसेन के बीच। संगीत का एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है और उस समय बैजू बावरा जब सितार बजाना शुरू करते हैं तो पूरा एक समा बन जाता है, पत्थर पिघलने लगते हैं, सारे पशु पक्षी आसपास आ जाते हैं। तभी वहाँ काफ़ी सारे हिरन आ गए और बैजू बावरा के गले में जो माला थी वो उन्होंने हिरन के गले में डाल दी और वो चले गए हिरन। और उसके बाद बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि अब आप मेरी वो माला वापस लेके दिखाएं। तो तानसेन ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, वो जितना अच्छा बजा सकते थे उन्होंने बजाया, लेकिन वो उनके सामने हार गए। और फिर भी उन्होंने बोला कि शायद आपने, वो तो हिरन यही घूम रहे थे इसलिए आ गए, आप उन्हें दोबारा बुला के बताओ तो मानता हूँ। तो बैजू बावरा ने दोबारा सितार बजाया और वो सारे हिरन वापस आ गए और उन्होंने उनके गले से वो माला निकाल ली। और तब तानसेन ने अपनी हार स्वीकार की और उनसे माफ़ी मांगी। तभी बैजू बावरा ने उनसे बस ये कहा कि आप ये ऐलान को वापस ले लो। है ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये है उनका डाइनिंग रूम। यहाँ पर अकबर अपनी तीनों बीवियों के साथ खाना खाते थे। और ये है अकबर का बेडरूम जो आप देख रहे हैं, ये उनका बेड है। और यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी और उनके सोने के बाद सीढ़ियाँ हटा ली जाती थी ताकि वो सेफ रहें। दोस्तों, हम सभी ने अकबर बीरबल की कहानियां तो सुनी ही होंगी। तब मन में हमेशा ख्याल आता था कि कहाँ होगा बीरबल का घर, कैसा होगा। तो ये है बीरबल का घर। यहाँ पर बीरबल रहा करते थे और यहीं उनकी फेमस बीरबल की खिचड़ी बनती थी। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अकबर बीरबल की तीव्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ये महल बीरबल को बतौर तोहफे में दिया था। ये 2 मंजिला की इमारत है और इसमें 4 कमरे नीचे और 2 ऊपर है। और ये है अकबर की पहली बीवी रुकैया बेगम का महल। रुकैया बेगम को टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो खांचे बने हैं वहाँ पहले रत्न जड़े होते थे और ये महल शीशे की तरह चमकता था और इसलिए इसे शीश महल भी कहते हैं। यहाँ की दीवारों पर जो बारीक नक्काशी की गई है वो वाकई में देखने लायक है। और अब हम चलते हैं जोधाबाई महल की तरफ। जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका नाम हीर कुमारी था। और ये है जोधाबाई का महल। Even I am feeling like a queen here. जब जोधाबाई की अकबर से शादी हुई तो उन्होंने अकबर के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी और उन्हें पूजा के लिए मंदिर बनवा के दिया जाए, और दूसरा कि वो शाकाहारी रहेंगी और उनकी किचन अलग बनेगी। तो अकबर ने उनकी दोनों शर्तें मान लीं। तो ये है जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई वेजिटेरियन थी और यहाँ पर
कम से कम बहुत सारे टाइप के झुमके बने हुए, राजस्थानी झुमकों की डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर जोधाबाई राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा बनाया करती थी, जो कि अकबर को भी बहुत पसंद थे और वहाँ के त्योहारों पर भी राजस्थानी खाना बनता था। और यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं, यहाँ राजस्थानी झुमकों की 156 डिज़ाइन बनाई हुई है। अकबर जोधाबाई से बहुत प्रेम करते थे और उनसे उन्हें पहला बेटा हुआ था, इसलिए भी वो उनकी प्रिय रानी थी और उन्हें पटरानी बनाया था उन्होंने, तो इसलिए उनका महल भी सबसे बड़ा और सबसे आलीशान है। और ये जोधाबाई का समर पैलेस है और इसमें ऊपर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ही ठंडा होता था और यहाँ पर भी दीवारों की जगह जालियाँ लगाई जाती थी ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे और महल ठंडा रहे। और वहीं विंटर पैलेस में दीवारों को पैक कर दिया जाता था और ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जिसमें धूप पड़ने पर वो गर्म हो जाता था, तो ठंड में वो महल थोड़ा गर्म हो जाता था। और यहाँ पर ये एक तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसे हिंदू रीति के अनुसार घर में तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जोधाबाई तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। और ये है जोधाबाई के लिए बनवाया गया मंदिर, जिसमें वो राधा कृष्ण की पूजा करती थी। राधे कृष्ण। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का फतेहपुर सीकरी का सफर यहाँ समाप्त हुआ। सच में कहूँ तो आज मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हर एक इमारत के बारे में, हर जगह के बारे में इतना कुछ जानने को मिला और सामने से देखकर कुछ अलग ही फील होता है। तो अगर आप आसपास हों या यहाँ पर आए हों तो यू मस्ट विजिट फतेहपुर सीकरी, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। सो शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।